सन 2053 में आखिरी युद्ध के बाद अपराध दर में 800% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसके कारण जेल प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बॉक्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे अतीत में अमानवीय माना जाता था। इस प्रोग्राम में कैदियों को दो विकल्प दिए जाते हैं। वे या तो तत्काल निष्पादन अर्थात मृत्यु के लिए स्वेच्छा से चुन सकते हैं, या अपनी पूरी सजा को एक बॉक्स के अंदर बिताने का विकल्प चुन सकते हैं। खाना और पानी उन्हें वैध नागरिकों के विवेक पर प्रदान किया जाएगा। यदि कोई भागने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत निष्पादित कर दिया जाएगा। एक ऐसे ही बॉक्स में एक फ्रांसीसी महिला कई घावों के साथ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे 4 साल की सजा दी गई थी और अभी भी 2 साल से थोड़ा अधिक समय बाकी है। उसके बर्तन में पानी खत्म हो चुका है और जब वो हैच की जांच करती है तो उसे खाने की जगह एक रेजर मिलता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद वो आखिरकार हार मान लेती है और रेजर का उपयोग करके आत्महत्या कर लेती है। ऑस्ट्रेलिया में एक चट्टानी द्वीप पर तट के पास कई बॉक्स पाए जा सकते हैं। एक दिन 2 बच्चे खेल रहे होते हैं और एक रबर बैंड की गेंद को एक बॉक्स पर फेंक देते हैं, जिससे अंदर की महिला जाग जाती है। कैदी नंबर 13 को पता चलता है कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए वो अपने दांतों से रस्सी खींचकर खुद को आजाद करती है। उसे 7 साल की सजा दी गई है और आज उसका पहला दिन है। अचानक दीवार पर एक लाइट बीप करती है और एक छोटा हैच खुल जाता है। 13 बाहर देखती है और बच्चों को दूर जाते हुए देखती है। 1 सेकंड बाद लाइट फिर से बीप करती है और हैच बंद हो जाता है। जब 13 आजादी के लिए भीख मांगती है तो बॉक्स पर एक स्क्रीन चालू होती है और एक वीडियो बताता है कि वो कहाँ है और क्यों। ये वीडियो ये कहकर खत्म होता है कि वो जहां है उसने खुद चुना है। 13 टूट जाती है और दीवारों पर जोर जोर से थपथपाती है, ये कसम खाते हुए कि वो निर्दोष है। वो रोती और चीखती है जब तक कि वो थक कर सो नहीं जाती। कुछ समय बाद हैच फिर से खुलता है, इसलिए 13 खाने के लिए अपना बर्तन बाहर रखती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो बॉक्स के हर इंच की बारीकी से जांच शुरू करती है। उम्मीद है कि कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जब वो किसी जगह को ज्यादा देर तक छूती है तो उसे हल्का बिजली का झटका लगता है। ये उसे रोक नहीं पाता। वो तब तक तलाश करती रहती है जब तक करने को कुछ नहीं बचता। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं 13 को अपनी खुद की सोच के साथ अकेले रहने में मुश्किल होने लगती है और वो अपने नाखूनों से बॉक्स को खरोचने लगती है, जो उसका एकमात्र मनोरंजन बन जाता है। इसी बीच एक अलग बॉक्स में एक और कैदी जाग रहा है। उसकी सजा 2 साल की है और अभी भी 500 से अधिक दिन बाकी है। कभी कभी 13 को एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या वो अभी भी जीवित है। एक शाम को वो लाइट पैनल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, जिसे तुरंत कैमरा द्वारा पकड़ लिया जाता है। एक अलार्म बजता है और एक आवाज घोषणा करती है कि निष्पादन होने वाला है, इससे पहले कि छत पर लगे मेटल के रॉड नीचे आने शुरू कर दें। कैदी घबराहट में चिल्लाती है और खुले हैच के माध्यम से मदद मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो फर्श पर लेट जाती है और डर के मारे देखती है कि मेटल के रॉड कैसे करीब आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे चेहरे के ठीक ऊपर रुक जाते हैं। स्क्रीन और गिनती करने वाली आवाज में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और महिला मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि ये खत्म हो गया। दुर्भाग्यवश गड़बड़ी खत्म हो जाती है और मेटल के रॉड नीचे आकर उसे कुचल देते हैं। अगली सुबह 13 फिर से बॉक्स के हर इंच की जांच करती है, लेकिन उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिलता। जब बारिश शुरू होती है वो पानी इकट्ठा करने के लिए अपने बर्तन को खुले हैच के पास रखती है और आखिरकार उसे पीने को पानी मिलता है। कुछ समय बाद 13 एक झपकी से जागती है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक युवा लड़की हैच पर होती है और उसकी सजा के बारे में पूछती है, और जब उसे पता चलता है कि ये 7 साल की है तो वो निष्कर्ष निकालती है कि 13 शायद राजनीतिक कैदी है। लड़की बर्तन में ताजा पानी भरती है और खाने की गोलियों का एक छोटा बैग देती है, जिसे 13 तुरंत खा लेती है। फिर वो उसे याद दिलाती है कि नागरिक हर कैदी के भविष्य का फैसला करेंगे और 13 के निर्दोष होने के दावे को अनदेखा कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता है 13 को लगता है कि उसका दिमाग कमजोर पड़ रहा है। वो अब अलगाव को सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो रस्सी उठाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। कई सेकंड तक वो सांस नहीं ले पाती, लेकिन मरने से ठीक पहले उसके हाथ रस्सी छोड़ देते हैं। फिर वो टूट जाती है, ये महसूस करते हुए कि वो अपनी मृत्यु पर भी नियंत्रण नहीं कर सकती। कुछ महीनों बाद 13 अभी भी जीवित है और बॉक्स में फंसी हुई है। उसे एक अखबार के टुकड़े में कुछ बीज दिए गए हैं, इसलिए वो उन्हें बर्तन में डालती है और अखबार को हैच के पास रखकर कुछ बीज लेने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश अखबार की लिखावट उस भाषा में है जो वो पढ़ नहीं सकती। 13 रोती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे ताड़ना दी जा रही है। कुछ समय बाद 13 अपना हाथ हैच के माध्यम से बाहर निकालती है और आसपास तलाश करती है जब तक कि उसे रबर बैंड की गेंद नहीं मिल जाती। अब उसके पास समय बिताने के लिए कुछ है। दिन बीतते रहते हैं वही उबाऊ दिनचर्या के साथ। 13 सोती है, गेंद के साथ खेलती है और जब कंट्रोल पैनल हैच खुलता है तो वो धूप पाने के लिए बाहर के दृश्य को देखती है। जल्द ही उसके शरीर पर घाव दिखाई देने लगते हैं और हर दिन बदतर होते जाते हैं। इसी बीच एक अलग बॉक्स में एक पुरुष अपनी 5 साल की सजा काट रहा है। वो पहले ही 1000 दिन पूरे कर चुका है। अब वो एक खाली शेल बन चुका है जो बार बार दोहराता है, मैं जहां हूं मैंने चुना है। एक दोपहर एक ड्रोन 13 के बॉक्स को उठाकर एक जंगल में छोड़ देता है जहां दर्जनों अन्य कैदी हैं। वो लड़की फिर आती है और पूछती है कि 13 क्या कर रही है। 13 जवाब देती है, पुनर्वास। फिर लड़की बताती है कि वो शेक्सपियर पढ़ रही है, जिसे कुछ समय से प्रतिबंधित किया गया है। 13 को ये नाम नहीं पता, लेकिन वो स्पष्ट करती है कि वो पढ़ सकती है, बस उसे बॉक्स में पढ़ने की अनुमति नहीं है। लड़की ये कहते हुए कि बिना किताबों के पुनर्वास नहीं हो सकता 13 का हाथ पकड़ती है और रोमियो और जूलियट से एक पंक्ति उद्धृत करती है। लड़की 13 को कुछ खाना देती है और फिर आने और पढ़ने का वादा करती है। लड़की के जाने के बाद 13 उसके छुए जाने और होठों के बारे में सोचती रहती है और वो कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किए जाने के बावजूद अपनी उंगलियों से अनुचित व्यवहार करती है। अपनी कैद के 1 साल बाद 13 एक बीजों के बैग में खा रही होती है और उसे उसमें छिपी एक छोटी किताब मिलती है। वो कैमरे से मुंह फेर कर लेट जाती है और किताब खोलती है और उसे रोमियो और जूलियट मिलने पर खुशी होती है। कविता की पंक्तियां पढ़ना उसे काफी सुकून देती है। अगली बार जब 13 को ताजा पानी मिलता है वो अपने शरीर को धोती है और अपने घावों को साफ करती है ताकि संक्रमण से बचा जा सके। घावों को छूना बहुत दर्दनाक है, लेकिन वो हार नहीं मानती। फिर वो गंदा पानी बाहर फेंक देती है।
कैमरा इसे पकड़ लेता है और इसे पानी की बर्बादी के रूप में वर्गीकृत करता है, इसलिए तेरा के बॉक्स को फिर से तट पर ले जाया जाता है। आखिरकार लड़की फिर आती है और पूछती है कि तेरा ने क्या किया कि उसे स्थानांतरित कर दिया गया। जवाब देने के बजाय तेरा पूछती है कि वो किसे खाना देने का फैसला कैसे करती है। लड़की बताती है कि वो बस घूमती है और जितने कैदियों से हो सके उनसे बात करती है। आज एक तूफान आने वाला है, इसलिए उसे जल्दी जाना होगा। तेरा उसकी उम्र पूछती है और पता चलता है कि लड़की 16 साल की है, जिसके कारण वो कहती है कि वो उसे अपनी मृत बहन की याद दिलाती है। हफ्ते बीतते रहते हैं और तेरा केवल उस छोटी किताब की वजह से संयमित रह पाती है। वो उसे बॉक्स की एक दरार में छिपा कर रखती है और जब भी कोई उद्धृत पढ़ना चाहती है तो सावधानी से उसे निकालती है, हमेशा कैमरे से मुंह फेर कर। कभी कभी वो पढ़ने के लिए इतनी बेताब होती है कि वो चांदनी पर निर्भर रहती है, भले ही वो सूरज की रोशनी जितनी तेज ना हो। एक दिन ड्रोन फिर से बॉक्स को हिलाता है और तेरा उसे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखती है। जब ये उतरता है, एक व्यक्ति हैच पर सेब खाते हुए दिखाई देता है, सिर्फ उसे तंग करने के लिए। तेरा रोते हुए मदद मांगती है। वो उससे झगड़ने लगती है और कम से कम एक निवाले के लिए भीख मांगती है, लेकिन वो पर्श कहता है कि वो बॉक्स में मौजूद किसी भी जानवर पर दया नहीं दिखाएगा। उसके हिसाब से हर कैदी को बिना पुनर्वास के मौके के निष्पादित कर देना चाहिए। थोड़ी बहस के बाद वो व्यक्ति कहता है कि वो सौदा करने को तैयार है। तेरा को एक सेब मिलेगा अगर वो उसके साथ अनुचित व्यवहार करने दे। तेरा इतनी भूखी है कि वो सहमत हो जाती है, इसलिए वो हैच के खिलाफ अपनी पीठ करके झुक जाती है। जब वो व्यक्ति उसका शोषण करता है, एक पठेरी ड्रोन उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। वो व्यक्ति तुरंत मारा जाता है और एक गोली जो बॉक्स में घुस जाती है, तेरा की टांग को चोट पहुंचाती है। भारी दर्द के बावजूद तेरा बाहर पहुंचती है और सेब को पकड़ लेती है, जिसे वो जल्दी से खाने लगती है। दुर्भाग्यवश उसे पता चलता है कि सेब कीड़ों से भरा है और वो उल्टी कर देती है। उसी रात तेरा को अलार्म से जागा जाता है। एक आवाज बताती है कि खाने के लिए सौदा करना नियमों के खिलाफ है, इसलिए सजा दी जाएगी। तेरा को 7 दिन की अनिद्रा की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तेरा को मिलने वाली एकमात्र चेतावनी है। अगर उसने रिपा गिर तोड़ा तो उसे मार दिया जाएगा। बॉक्स के अंदर एक तेज लाइट चालू हो जाती है और अलार्म लगातार बजता रहता है, जिसके कारण अगले 7 दिन तक तेरा सो नहीं पाती। वो अपनी शर्ट से अपनी आंखें और कान ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो बस हताशा में चिल्ला सकती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिमाग एक नीचे की ओर सर्कल में जा रहा है। कभी कभी अलार्म रुक जाता है और तेरा सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, अलार्म फिर से शुरू हो जाता है। अनिद्रा के सप्ताह के दौरान तेरा को बॉक्स में 2 साल पूरे हो जाते हैं। कुछ समय बाद तेरा देखती है कि बाहर लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अचानक आवाज घोषणा करती है कि उसकी सजा गलत थी, इसलिए नागरिकों ने उसे रिहा करने का फैसला किया है। हैच पर एक सुंदर महिला का चेहरा दिखाई देता है और किसी तरह वो बॉक्स के अंदर आ जाती है। तेरा को लगता है कि वो परिचित है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी उलझन में है। वो एक सोफे पर बैठकर चाय के कप के साथ खेलती है और ये समझाती है कि ये सब एक भ्रम है और तेरा को रिहा नहीं किया जा रहा है। दरअसल ये सुंदर महिला वही है जो तेरा कैद होने से पहले थी। महिला बताती है कि मानव का मस्तिष्क किस तरह की मानसिक यात्राओं में सक्षम है और हंसते हुए तेरा के दर्द का मजाक उड़ाती है। जब बॉक्स की आवाज आखिरकार घोषणा करती है कि सजा खत्म हो गई है, तो तेरा आखिरकार सो पाती है और भ्रम खत्म हो जाता है, लेकिन इससे वो सदमे में चली जाती है। कुछ रातों बाद तेरा आसमान में आतिशबाजी देखती है। बॉक्स की आवाज बताती है कि यह नया साल है और उत्सव के लिए नागरिकों ने सभी कैदियों को माफ करने का फैसला किया है, सिवाय उनके जो राजनीतिक रूप से दोषी है।